चलिए एक बहुत ही अजीब सी कल्पना करते हैं। जब भी हमारे सामने ये तंत्र या तांत्रिक शब्द आता है ना, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? ज्यादातर लोग तो शायद किसी शमशान घाट की ही कल्पना करते हैं। बिल्कुल। मतलब रात के 12 बजे का समय है, शमशान घाट है, राख मले हुए कुछ लोग बैठे हैं, कोई रहस्यमयी अनुष्ठान चल रहा है। हाँ, और खोपड़ियां रखी हैं। हाँ, या सीधे शब्दों में कहे तो कोई काला जादू। हमारी फिल्मों ने, कहानियों ने और गपशप ने इस शब्द को एक बहुत ही डरावने और रहस्यमयी सांचे में ढाल दिया है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे इसका एकमात्र उद्देश्य किसी को वश में करना है या कोई चमत्कार कर देना है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सच्चा तांत्रिक वो व्यक्ति नहीं है जो किसी शमशान में बैठा है, बल्कि वो एक बेहद प्रभावी राजनेता, समाज सुधारक या एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने भीतर के डर और समाज के अन्याय से लड़ रहा हो। यह ना बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है। मतलब हमने पीढ़ियों से इस शब्द को एक ऐसी रहस्यमयी और भ्रामक चादर में लपेट कर रखा है हाँ। कि इसका जो मूल अर्थ था, जो इसका वास्तविक विज्ञान था, वो कहीं बहुत गहरे छिप गया है। हाँ। हम तंत्र को बस एक अंधविश्वास के चश्मे से देखने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में जो तथ्य और विचार उभर कर सामने आए हैं ना, वे इस पूरी डरावनी छवि को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। क्या बात है। ये विचारधारा तंत्र को किसी धर्म, पंथ या किसी वाद के रूप में परिभाषित नहीं करती, बल्कि ये इसे मानव चेतना के विस्तार की एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया मानती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज की ये चर्चा उन सभी धारणाओं को तोड़ने वाली है। इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा दावा ये है कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई वास्तविक आध्यात्मिक साधना हो रही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसका मूल आधार तांत्रिक परंपरा ही है। यानी अगर इंसान अपनी चेतना को विकसित करने का या अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का कोई भी ठोस प्रयास कर रहा है, तो वो अनजाने में ही सही तांत्रिक मार्ग पर ही चल रहा है। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो अपनी मानसिक जड़ता से या अपने जीवन के ठहराव से बाहर निकलना चाहते हैं। एकदम सही। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझे कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, हमें इस शब्द की जड़ों तक जाना होगा। आखिर इस तंत्र शब्द का असली अर्थ क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शब्द की उत्पत्ति में ही इसका पूरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा हुआ है। संस्कृत भाषा में तंत्र मुख्य रूप से 2 ध्वनियों या कहें तो 2 हिस्सों से बना है। अच्छा। हाँ, पहला है त ध्वनि। ये ध्वनि जड़ता, स्थिरता या अंग्रेजी में कहें तो इनर्शिया का प्रतीक है। इनर्शिया मतलब जहां कोई गति नहीं है। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जहां कोई गति नहीं है, बस एक ठहराव है, एक भारीपन है, एक ऐसा बंधन है जो इंसान को नीचे की तरफ खींचता है। समझ रही हूँ। और दूसरा हिस्सा है त्र, जिसका अर्थ है मुक्त करने वाला या तारने वाला। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो तंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जड़ता या बंधन से मुक्ति। बिल्कुल सही। वो विद्या, वो तकनीक या वो साधना जो इंसान को उसकी पशुता से, उसकी मानसिक और शारीरिक जड़ता से मुक्त करके उसके आध्यात्मिक अस्तित्व का विस्तार करती है, वही तंत्र है। अरे वाह! यह सिर्फ कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, यह मुक्ति का एक बहुत ही कठोर और व्यवहारिक मार्ग है। मुझे ना ये विचार बहुत पसंद आया। मेरे दिमाग में इसे लेकर एक एनालॉजी आ रही है। बताइए। इसे एक अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की तरह सोचिए। जब एक भारी भरकम रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा होता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वहीं बंधा होता है। बिल्कुल। वो गुरुत्वाकर्षण उसकी जड़ता, उसका तय है। और हम जानते हैं कि एक रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए अपने कुल ईंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल शुरुआती कुछ मिनटों में ही जलाना पड़ता है। जी हाँ, वो शुरुआती थ्रस्ट। हाँ, उस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अपना विस्तार करने के लिए उसे एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ। वो ऊर्जा, वो थ्रस्ट जो उसे उस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त करता है, वो त्र है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। इंसान की चेतना भी उसी रॉकेट की तरह है जिसे अपनी पुरानी आदतों और प्रवृत्तियों के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने के लिए इस तांत्रिक थ्रस्ट की आवश्यकता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और इसी एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना या वायुमंडल के घर्षण को चीरते हुए बाहर निकलना, ये कभी भी शांतिपूर्ण या आसान नहीं होता। उसमें भारी आग और संघर्ष शामिल होता है।
यही कारण है कि इस पूरी विचारधारा में एक बहुत ही तीखी बात सामने आती है। वो क्या? अक्सर देखा जाता है कि जहां वास्तविक आध्यात्मिक साधना नहीं होती, जहां लोग केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मतलब जहां उनकी मानसिकता केवल ये दो वो दो वाली होती है, हाँ, वहीं तंत्र की सबसे ज्यादा निंदा होती है। हाँ, इस बिंदु ने मेरा भी ध्यान खींचा था। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तंत्र का विरोध असल में वे लोग करते हैं जो जीवन में शॉर्टकट चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि बस हाथ जोड़ने से या कुछ मंत्र बुदबुदाने से गाड़ी, बंगला और सफलता मिल जाए। सही कहा। तंत्र उन्हें ये सब मुफ्त में नहीं देता। इसका मतलब है कि तंत्र कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे खरीदकर बस इंतजार किया जाए। एकदम सही। जो लोग बिना कोई कठोर प्रयास किए, बिना अपनी कमियों से लड़े सब कुछ पा लेना चाहते हैं ना, वे तंत्र के नाम से ही घबराते हैं। क्योंकि तंत्र विशुद्ध रूप से कर्म, पराक्रम और संघर्ष का विज्ञान है। ये मांग करता है कि इंसान अपनी खुद की बनाई हुई कंफर्ट जोन और अपनी जड़ता को तोड़े। बिल्कुल। जो लोग अपने आलस्य और लालच की दुनिया में खुश हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस मार्ग को बदनाम करेंगे ही। यहाँ विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिकता, योग या ध्यान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में परम शांति की तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल, शांत माहौल, है ना? कोई व्यक्ति आंखें बंद किए पहाड़ों में या किसी नदी किनारे शांति से बैठा है, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान है। लेकिन ये विश्लेषण कुछ और ही कह रहा है। ये इस पूरी आध्यात्मिकता प्रक्रिया को एक महान युद्ध या साधना समर कह रहा है। शांति की जगह यहाँ निरंतर संघर्ष, घर्षण और लड़ाई की बात हो रही है। जी। ऐसा क्यों है? मतलब मुझे ये समझने में थोड़ी उलझन हो रही है कि तंत्र की ये आंतरिक कार्य प्रणाली असल में है क्या, और ये युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जा रहा है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो शांति अंतिम लक्ष्य जरूर हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कोलाहल और संघर्ष से भरा है। अच्छा। हमारे शरीर और मन के भीतर इंसान की स्थूलता यानी उसकी पशुता को दिव्यता में बदलने की एक पूरी यांत्रिकी या मैकेनिक्स काम करती है। ये शुरुआत होती है हमारे शरीर के सबसे निचले ऊर्जा केंद्र से, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, जो रीढ़ के एकदम नीचे होता है। बिल्कुल, ये रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में स्थित माना जाता है, और मनोविज्ञान की भाषा में यही हमारी जड़ता, हमारी पाश्विक प्रवृत्तियों जैसे केवल खाने, सोने और आत्म सुरक्षा का केंद्र है। और इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस सोई हुई ऊर्जा को, जिसे तांत्रिक भाषा में कुल कुंडलिनी कहा जाता है, जी, यानी वो अनंत दिव्य शक्ति, उससे उस निचले स्तर से ऊपर की ओर ले जाना। ठीक कहा। उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जगाकर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तक के सर्वोच्च शिखर तक ले जाना है, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। सहस्रार चक्र। हाँ, सहस्रार परम चेतना, असीम ज्ञान और पूर्ण मुक्ति का प्रतीक है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये यात्रा किसी आधुनिक इमारत की लिफ्ट की तरह नहीं है कि बस बटन दबाया और सीधे ऊपर पहुंच गए। हाँ, ऐसा कोई स्विच तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। रास्ते में कई चक्र हैं, और हर चक्र एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि या कहें तो साइकोलॉजिकल ग्लैंड का या एक विशेष प्रकार की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये चक्र केवल कोई जादुई चमकते हुए बिंदु नहीं है, बल्कि ये हमारे डर, हमारा लालच, हमारा अहंकार और हमारे गुस्से के केंद्र हैं। बिल्कुल, इन सभी मानसिक दुर्बलताओं को ही हमारे आंतरिक शत्रु कहा गया है। ओह, अब समझे। जब ऊर्जा ऊपर उठने की कोशिश करती है तो ये ग्रंथियां उसे रोकती हैं। इसीलिए इन शत्रुओं के खिलाफ हमें लगातार एक युद्ध लड़ना पड़ता है। किसी भी तुच्छ या नीच विचार को हटाकर उसकी जगह उच्च विचार स्थापित करना बिना किसी मानसिक संघर्ष के संभव ही नहीं है। जरा कल्पना कीजिए जब इंसान अपनी किसी बहुत पुरानी, गहरी और बुरी लत को छोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। क्या वो लत आसानी से छूट जाती है? नहीं, शरीर कांपता है, दिमाग विद्रोह करता है और भीतर एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। वो सच में खूंखार लड़ाई होती है। दिमाग बार बार तर्क देता है कि बस एक आखिरी बार उस पुरानी आदत की तरफ लौट चलते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान उस वक्त अपने मन के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो सच में एक योद्धा है। और इसी भीषण लड़ाई को साधना समर कहा गया है, मानसिक दुर्बलताओं के उन भारी बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया। जब किसी इंसान को अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है तो उसकी स्वाभाविक पार्श्विक प्रवृत्ति क्या होती है? पलटकर हमला करना। हाँ, तुरंत रिएक्ट करना, ना उसे रोकना
और उसे करुणा या समझदारी में बदल देना, इसमें अपार ऊर्जा लगती है। बिल्कुल लगती है। इसीलिए तंत्र मानवीय पराक्रम और अदम्य साहस का प्रतीक है। जहां ये निरंतर मानसिक संघर्ष नहीं है, जहां इंसान अपने विकारों के सामने आसानी से घुटने टेक देता है, वहां तंत्र हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही सशक्त और आंखें खोलने वाला विचार है। मतलब अगर कोई अंदर से अपने राक्षसों से नहीं लड़ रहा है, अगर वो बस आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, हाँ। तो वो ध्यान या तंत्र का अभ्यास नहीं कर रहा है, वो बस खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन चलिए इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बताइए। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर का ये महान युद्ध जीत लेता है, अपने डर और लालच को हरा देता है, तो उसका प्रभाव क्या केवल उसी के व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है, आंतरिक साधना से निकलकर बाहरी समाज और राजनीति की ओर। हाँ, और यही वो बिंदु है जो तंत्र को दुनिया के बाकी कई दर्शनों से अलग करता है। अच्छा। तंत्र केवल किसी हिमालय की गुफा में बैठकर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का इंतजार करने का नाम नहीं है। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तंत्र में आंतरिक यानी सूक्ष्म और बाह्य यानी स्थूल दोनों संघर्षों का समान महत्व है। जब कोई व्यक्ति अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों से लड़कर विजयी होता है, तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति, निर्भयता, उत्साह और तेज का संचार होता है। ओके। इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को महामानव की संज्ञा दी गई है। मैं इस हिस्से को पढ़ते हुए लीडरशिप मैग्नेटिज्म या नेतृत्व के चुंबकत्व के बारे में सोच रही थी। बिल्कुल वही चीज है। ये सच में एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है, जहां आध्यात्मिकता को सीधे समाज सुधार और सत्ता के संचालन से जोड़ा जा रहा है। हाँ, और मनोवैज्ञानिक है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना मौत का डर है, ना धन का लालच है और ना ही समाज की झूठी वाहवाही की परवाह है। वो तो बिल्कुल निडर होगा। जब ऐसा व्यक्ति किसी भीड़ के सामने खड़ा होता ना, तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। शासन की व्यवस्था चाहे कोई भी हो, चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, नौकरशाही की या यहाँ तक कि तानाशाही की, हाँ। सत्ता अंततः उन्हीं लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है जिनमें अदम्य जीवन शक्ति और प्रखर व्यक्तित्व होता है। एक सशक्त, एकीकृत और निडर व्यक्तित्व हमेशा मानसिक रूप से निर्बल, बटे हुए और डरे हुए लोगों पर प्रभावी होता है। ये तो मानव स्वभाव है। बिल्कुल। यदि महान चरित्र वाले लोग आगे आते हैं, तो समाज स्वाभाविक रूप से बिना किसी जोर जबरदस्ती के उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है। ये बात सच में गहरी सोच में डाल देती है। हम अक्सर बाहरी सिस्टम को कोसते रहते हैं कि व्यवस्था खराब है, कानून खराब है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि लोकतंत्र में भी केवल संख्यात्मक बहुमत से, मतलब न्यूमेरिकल मेजॉरिटी से, आप समाज में सच्ची समानता या न्याय नहीं ला सकते। कभी नहीं। भीड़ के पास बड़ी संख्या तो हो सकती है, लेकिन क्या महज संख्या होने से उनके पास चरित्र आ जाता है? अगर 100 डरे हुए और लालची लोग मिलकर वोट दें, तो भी क्या वे एक निडर और ईमानदार समाज बना सकते हैं? यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां गुणात्मक श्रेष्ठता या कहें क्वालिटेटिव सुपीरियॉरिटी की बात आती है। हजारों कमजोर और भ्रष्ट लोग मिलकर भी एक आदर्श समाज का निर्माण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। समाज को उन सच्चे तांत्रिकों की आवश्यकता है, यानी ऐसे चरित्रवान नेताओं की जिन्होंने साधना समर के माध्यम से अपने चरित्र को आग में तपाकर कुंदन बनाया है। एक तांत्रिक का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा का कल्याण करना और मोक्ष पाना नहीं है। अगर वो समाज में अन्याय, असमानता और कायरता को देखता है, तो उसका कर्तव्य है कि वो बाहरी दुनिया में भी उसी प्रखरता से लड़े जिस प्रखरता से वो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ा था। तो एक सच्चा तांत्रिक वो है जो बाहर की दुनिया के अन्याय को देखकर अपनी आंखें नहीं मूंदता। बिल्कुल नहीं। वो ये कहकर नहीं भागता कि अरे ये सब तो मोह माया है, बल्कि वो अपनी उस अर्जित अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल समाज के उस बाहरी अन्याय को मिटाने के लिए करता है। एकदम सही। वो समाज में मौजूद बाहरी जड़ता, जो शोषण, भ्रष्टाचार या लोगों की कायरता के रूप में मौजूद है, उस तह को भी अपने त्र से काटने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पर रुकना चाहूंगी और थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। इस पूरे विश्लेषण के अंतिम हिस्से में हम आधुनिक समाज के संकटों की बात करते हैं। हम देखते हैं कि आज की मानवता भयंकर शोषण, हिंसा, नैतिक पतन और एक अजीब से आध्यात्मिक खालीपन से जूझ रही है। हाँ, ये तो है। ये बात समझ में आती है कि हमें चरित्रवान और निडर व्यक्तित्वों की जरूरत है। लेकिन फिर
एक बहुत ही विशिष्ट और चौंकाने वाला दावा किया गया है। कौन सा दावा? ये कहा गया है कि इस भौतिक जगत में 100% समानता कभी संभव ही नहीं है। क्या ये विचार थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? मतलब अगर हम एक आदर्श समाज में 100% समानता ला ही नहीं सकते, अगर हर कोई कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो फिर इतना संघर्ष क्यों? फिर अपना खून पसीना बहाकर लड़ना ही क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और पहली नजर में ये सच में निराशाजनक या यूटोपिया के विचार के खिलाफ लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये निराशावाद नहीं बल्कि चरम यथार्थवाद है। एक्सट्रीम रियलिज्म। कैसे? प्रकृति के मूल नियम में ही 100% समानता नहीं है। हर इंसान की शारीरिक क्षमता, उसकी बौद्धिक जरूरतें, उसकी परिस्थितियां और उसकी मानसिक प्रवृत्तियां हमेशा अलग अलग होती हैं। ये बात तो वैज्ञानिक रूप से भी सच है। अगर सब कुछ बिल्कुल समान हो जाए ना तो ब्रह्मांड की गति ही रुक जाएगी। तो अगर वो पूर्ण समानता कभी आ ही नहीं सकती, तो फिर इस तांत्रिक योद्धा का असल काम क्या है? वो किस मंजिल की ओर भाग रहा है? यही तो तंत्र का सबसे गहरा और असली रहस्य है, क्योंकि पूर्ण भौतिक समानता कभी एक स्थायी अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि बुराई और असमानता बार बार अपना सिर उठाएगी। कि इसीलिए एक सच्चे तांत्रिक का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग। ओह, अच्छा। अगर किसी तरह से कोई यूटोपिया या आदर्श समाज बन भी जाए तो समय के साथ लोगों की प्रवृत्तियां उसे फिर से बिगाड़ने लगेंगी। इसलिए तांत्रिक को लगातार उस संतुलन को बनाए रखने के लिए न्याय और करुणा के पक्ष में लड़ते रहना है। यहाँ ये सवाल उठाया गया है कि उनके लिए विश्राम का अवसर कहाँ है, और इसका उत्तर है कहीं नहीं। एक सच्चे साधक या सच्चे नेता को बिना थके, बिना रुके हर दिन समाज को पतन की खाइयों में गिरने से बचाना है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तंत्र जीवन से पलायन करने का या जंगलों में छिप जाने का मार्ग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन की कठिनाइयों से डर कर भागने का रास्ता नहीं है। इसके विपरीत ये पूर्ण निर्भीकता के साथ जीवन की आंखों में आंखें डालकर उसका डटकर सामना करने का मार्ग है। सही कहा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान की असीमित शक्ति को करुणा के साथ और उसके ज्ञान को समाज की निस्वार्थ सेवा के साथ जोड़ना है। और ये दर्शन हम सभी के रोजमर्रा के जीवन पर पूरी तरह से लागू होता है। हम में से हर कोई हर दिन किसी न किसी मोर्चे पर लड़ रहा है। बिल्कुल लड़ रहा है। कभी अपने अज्ञात डरों से, कभी अपने भीतर के लालच से, तो कभी अपने ही अज्ञान और आलस्य से। ये हमारा अपना निजी साधना समर है, जहां हम खुद ही योद्धा हैं और खुद ही युद्ध का मैदान भी। एकदम सही। और जब हम इस आंतरिक युद्ध में जीत हासिल करते हैं, अपनी छोटी छोटी रोज की कमजोरियों को हराते हैं, जैसे सुबह बिस्तर की जड़ता छोड़ना या किसी पर बेवजह क्रोधित होने से खुद को रोकना, तभी हम सही मायने में अपने परिवार, अपने समाज और इस पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़ा और सार्थक करने के योग्य बनते हैं। तंत्र हमें यही सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है कि पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद की जड़ता को तोड़ने से होती है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम सब कहीं ना कहीं उसी रॉकेट की तरह है जिसे अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए अपनी बनाई हुई आदतों और गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियों को भारी ऊर्जा से तोड़ना है। और इसी बात पर चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नए और बहुत ही गंभीर दृष्टिकोण की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हमने ये तो समझ लिया है कि तंत्र का मूल अर्थ है जड़ता से मुक्ति, और इसके लिए इंसान को निरंतर मानसिक और शारीरिक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जरा आज के हमारे इस आधुनिक युग के बारे में सोचिए। आधुनिक युग और तकनीक के बारे में? हाँ, आज हमारी दुनिया में जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका पूरा डिजाइन, उसका पूरा बिजनेस मॉडल किस चीज पर आधारित है? वो हमारे जीवन से हर प्रकार के संघर्ष को, फ्रिक्शन को खत्म करने और उसे अत्यधिक आरामदायक बनाने के लिए है। ये तो है, सब कुछ बस एक क्लिक पर है। बिल्कुल। हमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय और मानसिक रूप से सुस्त बनाने के लिए हर दिन नए एल्गोरिथम और एप्स डिजाइन किए जा रहे हैं। हमें सोचना भी ना पड़े। इसके लिए मशीन हमारे लिए सोच रही है। सही बात है। खाना चाहिए तो एक बटन दबाइए, मनोरंजन चाहिए तो बस उंगली से स्क्रीन खिसकाते रहिए। ये तो बिल्कुल सच है। हम सब स्क्रीन से बंधे हुए हैं और हमारी अटेंशन स्पैन सच में खत्म होती जा रही है। तो अगर तंत्र का काम उस जड़ता या तीव्रता को तोड़ना है और हमारी आधुनिक सुख सुविधाएं, हमारी ये स्मार्ट डिवाइस लगातार हमारे अंदर एक नई और बहुत ही मीठी प्रकार की जड़ता भर रही हैं, बाप रे,
तो क्या ये आधुनिक सुविधा ही आज हमारे आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? क्या हम अनजाने में बिना महसूस किए ही वापस उसी आदिम पशुता और मानसिक जड़ता की ओर लौट रहे हैं जिससे इंसान को मुक्त करने के लिए सदियों पहले तंत्र का निर्माण हुआ था? ये बहुत ही डरावना विचार है। क्या आज के इंसान को किसी बाहरी तानाशाह से नहीं, बल्कि अपने ही स्मार्टफोन की सुखद कैद और अपनी ही सुविधाओं से मुक्त होने के लिए एक नए और भयंकर साधना समर की आवश्यकता है? उफ, ये सच में कैसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। सुविधा बनाम चेतना का ये युद्ध शायद आज के आधुनिक समय का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तांत्रिक संघर्ष है। बिल्कुल। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और ज्ञानवर्धक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी जड़ों को पहचानते रहें और अपने भीतर और बाहर की जड़ता से हमेशा लड़ते रहें।